गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखिए, हमारा देश बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। हमको रोज़ खबर मिलती है कि हमारे साथ में जिन्होंने नौकरी की है वो आज इस दुनिया में नहीं है। आज भी 2 लोगों की खबर मिली। हमारे बहुत सारे मेंबर्स भी कोरोना से पीड़ित रह चुके हैं या अभी भी हैं। कुछ लोग लौट आए हैं कोरोना को जीत करके, कोरोना को मात दे करके। उसमें रश्मि जैन जी हैं, सुमित गोयल हैं, दिव्य मूर्ति हैं, केपी वर्मा जी हैं। रश्मि जैन जी सीए हैं दिल्ली में, उनके हस्बैंड भी हमारे मेंबर थे, वो स्वयं भी हमारे मेंबर हैं। वो अभी अस्पताल में हैं और हम उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि जो परसों हमारी क्लास हो उसमें उपस्थित रहें। कल किन्हीं कारणों से, प्लीज़ म्यूट कर लें अपने आप को, कल किन्हीं कारणों से ये क्लास नहीं हो सकी क्योंकि यूपी के बहुत सारे अफसर उत्तर प्रदेश के जो पंचायती चुनाव हुए थे उनकी मतगणना में लगे हुए थे। आज हमने इस क्लास को 2 हिस्सों में बांटा है। ब्रेक से पहले हम अपडेट्स जो 1 मई को नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम जो उस दिन वैल्यूएशन रूल्स छूट गए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कल नोटिफिकेशन जारी हुए परसों 1 मई में, उनको समझते हैं। स्क्रीन शेयर हो गया आपको? जी सर। हाँ, तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन नंबर 8 की बात करेंगे। ये सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 के तहत जारी किया गया है। तो आप लोगों को सभी अवगत होंगे कि सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 क्या है, बताइए। सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 क्या है? ब्याज के लिए, ब्याज इंटरेस्ट का सेक्शन है। तो उसके लिए जारी किया है कोविड-19 को देखते हुए जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, ताकि टैक्स पेयर को कुछ रिलीफ मिल सके। तो ये जो पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था 3 अप्रैल 2020 को, उसी के कंटिन्यूएशन में है। उसमें क्रमांक सीरियल 1, 2, 3 पहले से ही थे, इसलिए इन्होंने 4 से शुरू किया है। सबसे पहले जो बात करते हैं वो पहला ये बात करते हैं कि जिन लोगों के, जिन टैक्स पेयर्स की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर रही है, उनके मार्च और अप्रैल 21 के लिए जो GSTR 3B की ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट के बाद अगर वो 15 दिन बाद तक इन फाइल करते हैं तो इंटरेस्ट का रेट 9% होगा और उसके बाद 18%। अब बताइए, जिनकी 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है उनके लिए मार्च 21 की रिटर्न फाइल करने की डेट क्या थी? 20 अप्रैल थी। 20 अप्रैल थी। तो वहाँ से 15 दिन यानी 21 अप्रैल से 5 मई तक अगर वो अपनी GSTR 3B फाइल करते हैं तो उस पर 9% इंटरेस्ट लगेगा और उसके बाद 6 मई के बाद उस पर 18% इंटरेस्ट लगेगा। ये बात क्लियर हो गई? इसी तरह जो अप्रैल 21 का GSTR 3B है उसकी लास्ट डेट 20 मई है। 21 मई से लेकर के 4 जून तक जो 15 दिन हैं उस पर 9% इंटरेस्ट लगेगा और उसके बाद 5 जून से 18% लगेगा। इसके आगे वो ये कह रहे हैं कि जिनकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से कम रही है,
तो जिनकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से कम रही है, उन्होंने अपने GSTR3 भरने का 2 ऑप्शन उनके पास थे। या तो वो मंथली भरें, या तो GSTR3 भी क्वार्टरली भरें और टैक्स मंथली पे करें। ये था ना। 5 करोड़ वालों से कम के लिए ये व्यवस्था थी कि चाहे तो वो मंथली भरें और चाहे GSTR3 भी क्वार्टरली भरें और उसका पेमेंट पहले और दूसरे मंथ के क्वार्टर का पेमेंट PMT 06 से करें। यही व्यवस्था है ना जी। आवाज आपकी मेरे पास नहीं पहुंच रही है। तो मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों के पास? हाँ। तो जो 5 करोड़ से कम वाले हैं लेकिन उन्होंने मंथली ऑप्ट किया है, उनकी GSTR3 भी भरने की ड्यू डेट वही है 20 ही, नेक्स्ट मंथ की 20। यानी उनके लिए भी मार्च और अप्रैल की जो ड्यू डेट्स हैं वो क्रमशः 20 अप्रैल और 20 मई है। लेकिन उसके लिए कुछ छूट दे दिए इन्होंने कि नील फॉर फर्स्ट 15 डेज, 15 दिन के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं देना है फ्रॉम ड्यू डेट, 9% फॉर द नेक्स्ट 15 डेज और उसके बाद 18%। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले 15 दिन हैं, यानी 21 अप्रैल से 5 मई तक का, मैं मार्च की रिटर्न की बात कर रहा हूँ, मार्च की GSTR3 की बात कर रहा हूँ, उसके लिए 21 अप्रैल से 5 मई तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, 6 मई से 20 मई तक अगले 15 दिन 9% इंटरेस्ट देना है और उसके बाद 21 मई के बाद 18% देना है। ये मार्च की GSTR3 के लिए। अप्रैल की GSTR3 की ड्यू डेट 20 मई है, उसके 15 दिन तक यानी 21 मई से 4 जून तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, 5 जून से 19 जून तक 9% देना है और 20 जून से 18% देना है। यहाँ बड़े टैक्स पेयर के लिए, चूँकि उनसे ज़्यादा टैक्स मिलता है, उनको छूट कम दी गई, केवल इंटरेस्ट की 9% 15 दिन और उसके बाद 18 दी गई। यहाँ छोटे टैक्स पेयर्स के लिए 15 दिन नील कर दिया, उसको कोई इंटरेस्ट देना नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तीसरा, 5 करोड़ तक के ऐसे भी टैक्स पेयर हैं जिन्होंने वो ऑप्शन चुन रखा है जो सेक्शन 39(1) के प्रोविजन में दिया हुआ है। यानी वो GSTR1 तो क्वार्टरली फाइल करेंगे, वो 3B भी क्वार्टरली फाइल करेंगे, जो हमने QRMP स्कीम आपको बताई थी। लेकिन वो जो पेमेंट है वो मंथली करेंगे, किसी भी क्वार्टर के पहले 2 महीने PMT 06 से करेंगे, 25 तारीख उसकी डेट होगी, और जो बाद का तीसरा महीना होगा क्वार्टर का, उसके लिए GSTR3 भी भरना है। तो यहाँ जो मार्च और अप्रैल दोनों की छूट दी है, तो चूंकि वो क्वार्टरली भर रहे थे, इसलिए जो 3B फाइल करने का उसका जनवरी फरवरी मार्च का था, वो कब तक भरना था उसको? 3B 5 करोड़ से कम अगर है और वो मंथली 3B ना भर के क्वार्टरली 3B भर रहे हैं और पहले 2 महीने जमा कर रहे हैं PMT 6 से पेमेंट, तो उनका जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर का 3B कब भरना था? 24 अप्रैल 25 अप्रैल। देखिए 2 डेट थी इसमें कुछ स्टेट्स के लिए 22 तारीख थी, कुछ स्टेट के लिए 24 तारीख थी। 2 कैटेगरी के स्टेट थे, एक कैटेगरी के स्टेट थे उनकी 22 तारीख थी और एक कैटेगरी के स्टेट थे उनकी 24 तारीख थी। याद आ रहा है कुछ? जी सर। हाँ, तो जो आपकी जो 22 अप्रैल तक भरना था जिनको, ये मैं अभी मार्च की बात कर रहा हूँ, जिसका मार्च का 3B 22 अप्रैल को भरना था, यहाँ पे 22 अप्रैल से क्या किया उन्होंने? 15 दिन तक नील कर दिया। तो इसका मतलब 23 अप्रैल से 7 मई तक उनको कोई ब्याज नहीं देना है। उसके बाद 8 मई से 22 मई तक 9% देना है और उसके बाद 18% देना।
जिनकी 24 अप्रैल डेट थी उनको 25 अप्रैल से 9 मई यानी 15 दिन तक कोई नहीं देना इंटरेस्ट। उसके बाद 10 मई से लेकर के 24 मई तक 9% इंटरेस्ट देना है और उसके बाद 25 मई के बाद 18% देना है। ये है मार्च के लिए। अब अप्रैल के लिए बताइए, अप्रैल के लिए क्या डेट थी? 25 मई। राइट। अप्रैल के लिए उसको PMT 06 से भरना है। हालांकि इस नोटिफिकेशन के जारी करने में थोड़ा सा विवाद रहा है। ये GSTR 3B के लिए नोटिफिकेशन था या PMT 6 के लिए, इन्हें अलग से क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था। लेकिन चूंकि लास्ट वाले कॉलम में अप्रैल 21 लिखा है, इसका मतलब यह है कि अप्रैल 21 के लिए जो वो PMT 06 भरेंगे उसकी कौन सी डेट है? कौन सी डेट है? 25 मई है। 25 मई है। अब 25 मई की डेट में दो प्रश्न उठते थे वहां। एक, लोगों को ये ऑप्शन दिया था कि आप फिक्स सम मेथड से जमा कर सकते हैं। याद होगा आपको, फिक्स सम मेथड में ये था कि अगर पिछला मंथली है तो उसके 100% जो कैश उसने जमा किया उतना जमा करेंगे कैश लेजर से, और जो कैश लेजर से पिछले क्वार्टर में जमा किया है वो 35% करेंगे। 35% पहले मंथ में, 35% दूसरे मंथ में, रेस्ट GSTR 3B के साथ। यही था ना? यही था। जी सर। हाँ, लेकिन फिक्स सम मेथड से जो जमा करेंगे उस पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं थी। किस पर थी इंटरेस्ट की लायबिलिटी? जो सामान्य रूप से क्रेडिट का लाभ लेने के बाद PMT 6 जमा कर रहा है, तो जिसमें टैक्स की लायबिलिटी, ब्याज की लायबिलिटी थी नहीं, वहां तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जहां जो अदर्स हैं और उन्होंने PMT 06 भरा है, उसके लिए इन्होंने क्या कह दिया कि 25 मई से तक तो उसे भरना था अप्रैल का। उसके बाद 26 मई से 15 जून तक नहीं, पहले 15 दिन तो नील है, तो 26 मई से कितने दिन बैठेंगे 15 दिन के लिए? 10 जून तक। 26 मई से 10 जून तक नील रहेगा और 11 जून से 25 जून तक 15 दिन 9% रहेगा और 26 जून से उसको 18% देना पड़ेगा। ये मैं बात समझा पाया कि नहीं? जी सर, फिक्स्ड सम मेथड एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। वो 35% वाला है सर। जब QRMP स्कीम पढ़ाई थी तो उसमें ये बताया था कि फिक्स सम मेथड अगर कोई ऑप्ट करना चाह रहा है तो उसको कैश लेजर से जो पैसा जमा करना है, जो उसने पिछले, यदि पिछला मंथली था वो और ये भी मंथली देना चाह रहा है, तो जितना पिछले मंथ में 100 कैश लेजर से जमा किया था उसी के बराबर उसको पहले मंथ क्वार्टर के और दूसरे मंथ देना पड़ेगा, तीसरे मंथ डिफरेंस देना पड़ेगा। और अगर पिछला क्वार्टर का भरा है, आवाज नहीं आ रही आपकी सर? मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। हाँ, और जो पिछला क्वार्टर अगर उसने भरा है क्वार्टर का, तो जितना कैश लेजर से क्वार्टर का पेमेंट किया है मंथ में, वो 35% पहले मंथ और 35% कैश जितना जमा किया था उसका दूसरे मंथ जमा करना है। रेस्ट जो है वो GSTR 3B के साथ करना है। तो जो फिक्स सम मेथड था उसमें ये कह दिया था कि अगर आपका फिक्स सम मेथड है तो आपने 25 तारीख तक अगर जमा कर दिया है तो उस पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं है। जब वो बाद में जब वो करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं है। लेकिन जो क्रेडिट लेजर से जमा कर रहा है, नहीं सॉरी, जो दूसरा फॉर्मूले से जमा कर रहा है, क्रेडिट लेकर के जो डिफरेंस जमा कर रहा है, उस पर देर से जमा करने में ब्याज की लायबिलिटी है। तो अब यहाँ इन्होंने ये कह दिया कि उसको जो जमा कर रहा है कैश उससे डिफरेंस पे कर रहा है, उसको 25 मई के बाद 26 मई से 10 जून तक कोई ब्याज नहीं देना, 11 जून से और 25 जून तक 9% देना है, 26 जुलाई के बाद 26 जून के बाद उसको 18% देना है। ये तो हो गया उस मेथड से। और जो फिक्स सम मेथड से जो जमा कर रहा है उस पे तब ब्याज की लायबिलिटी नहीं है जब वो बाद में GSTR 3B भरने में उसका ये निकलता है कि उससे उसका ज़्यादा बन रहा है। लेकिन अगर वो 25 के बाद जमा करता है वैसे,
तो उसका देना पड़ता है। तो उसके लिए भी ये 15 दिन की छूट नील, अगले 15 दिन के लिए 9% और उसके बाद 18% जमा करना पड़ेगा। फिक्स सम मेथड वाले को अगर 35% से ज़्यादा लायबिलिटी निकलनी है तो उसका जमा नहीं करना है, लेकिन जो 35% की लायबिलिटी है या 100% की लायबिलिटी है उसको देर से जमा करने पे ब्याज देना है, तो उसको भी यहाँ 15 दिन की छूट है। नील की 15 दिन के लिए 9% की। बताइए मैं अपनी बात समझा पाया कि नहीं? समझ गया, सब ठीक है। इसके आगे वो कह रहे हैं टैक्स पेयर हु आर लायबल टू फर्निश द रिटर्न अंडर सबसेक्शन 39(2). 39(2) में कौन सी भरते हैं? 39 में कौन सी रिटर्न भरी जाती है? और बताइए कोई। राइट, 39(2) में कंपोजिशन आता है और कंपोजिशन वाले रिटर्न भरते हैं GSTR 4 और पेमेंट टैक्स का काय से जमा करते हैं? CMP 08 से। ठीक है ना? तो CMP 08 जो है ये लिखा क्वार्टर एंडिंग मार्च 21, जिसका क्वार्टर एंडिंग मार्च 21 को है उसके लिए छूट दी है। तो जो क्वार्टर एंडिंग 21 है मार्च, उसकी वो कब तक जमा करना था उसको? CMP 08 कब तक जमा करना पड़ता है? जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर का CMP 08 राइट 18 अप्रैल तक दाखिल करना था। 18 अप्रैल तक दाखिल करना था। तो इन्होंने छूट दे दी 15 दिन पहले की। 19 अप्रैल से 3 मई तक कोई नहीं लगेगा, 4 मई से 18 मई तक 9% लगेगा और 19 मई से फिर 18% पूरा हो जाएगा। ये था इंटरेस्ट का नोटिफिकेशन। एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। पहले मैं कह रहा है वो 5 करोड़ से ऊपर है तो पहले 15 दिन। सर निवेदन था 5 करोड़ वाले फिगर थोड़ा सा समझा दीजिएगा। ये जो 5 करोड़ है इसकी गणना किस तरह से करनी है? नहीं, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ अगर किसी की है। अब इस साल सर 5 करोड़ हो जाता है तो चिंता नहीं करनी है? नहीं, इस साल से कोई मतलब नहीं है सर। इस साल उसका 5 करोड़, पिछले साल 5 करोड़ से कम था तो पिछले साल वाला वो के हिसाब से वो करेगा। जब 5 करोड़, हाँ सर इस साल यदि 10 करोड़ में जाता है तो कोई चिंता नहीं, वो 5 करोड़ के स्लैब में चलते हैं। यस। शर्त जो है वो टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। शर्त चूंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की है तो इस साल हमको नहीं देखना है उसका। इस साल तो चूंकि वो 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा तो वो QRMP स्कीम में नहीं आएगा, उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर 5 करोड़ से कम था, इसमें 5 करोड़ से, लेकिन शर्त वही लागू होगी, यानी पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की। तो अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा है तो पहले 15 दिन तक ड्यू डेट से 9%, बाद के 15 दिन उसके बाद 18%। अगर 5 करोड़ से कम है तो 2 स्थितियां हैं, दोनों मैंने बता दी। अगर वो उसने मंथली जमा कर रहा है तो जो मंथली की डेट है उसकी 20 तारीख, उससे पहले 15 दिन तक कुछ नहीं, बाद के 15 दिन 9 और उसके बाद 18। अगर वो सर इसमें प्रश्न था, यदि वो ये समय सीमा बताई है इसका लाभ नहीं लेते हो और इसके बाद में भरते हैं तो उनको जो लास्ट जो उनकी विलंब की तारीख है पहली, वहां से करना शुरू होगी कैलकुलेशन काय की? नहीं, ड्यू डेट देखिए ऐसा है, ड्यू डेट की और जो आपने सही एक क्वेश्चन उठाया इंटरेस्ट का और लेट फी का, दोनों का ये कह रहे हैं कि ड्यू डेट से इतने दिन की छूट होगी। और ऊपर शर्त ये है जो इसकी पढ़ेंगे हम कि अगर ये इसके बाद जमा करता है इतने दिन, यहाँ कंडीशन नहीं है, ये कंडीशनल नहीं है छूट। यानी अगर इसके बाद भी जमा करता है, वो जब 18% आ जाता है और उसके बाद जमा करता है, वो तो आप कहोगे कि पहले 15 दिन, तो 15 दिन की पहले ब्याज की छूट मिलेगी। ऐसे ही पेनल्टी का भी है, उसमें लेट फी का भी है। लेट फी में भी कंडीशन है, जितनी छूट दी हुई है अगर उसके बाद भी जमा करोगे
तो जो वेव कर दी वो वेव है, ऐसा नहीं है कि वो फिर ड्यू डेट से लगनी शुरू हो जाएगी लेट फी। तो ये कंडीशनल नहीं है, ये जो दी हुई है 15 दिन की और अगले उसके बाद 18 दिन, ये चाहे कभी भी जमा करे बाद में, चाहे वो 1-2 महीने बाद करे, उसको इसका इंटरेस्ट का लाभ मिलना ही मिलना है। ठीक है सर सॉरी सर, याद आ रहा है जो उसी टाइम पे नोटिफिकेशन जारी हुए थे, हाँ, उसमें ये था कि अगर उस ड्यू डेट के बाद में करेगा तो उसकी इंटरेस्ट करना शायद जिसकी ओरिजिनल ऐसा है, वहाँ कंडीशन थी। हाँ, यही सही क्वेश्चन पूछा, सही क्वेश्चन पूछा। वहाँ कंडीशन थी, वहाँ लेट फी वाले में कंडीशन थी कि अगर इस तारीख तक जमा करेगा तो ही लेट फी का वेवर मिलेगा, अगर इस तारीख तक जमा नहीं करेगा तो लेट फी का वेवर नहीं था, है ना। तो वो कंडीशन यहाँ नहीं है। क्लियर हो गई बात? विवेक जी क्लियर हो गई बात? जी सर क्लियर होगी। सर एक छोटा सा प्रश्न और है, जब हमने आपसे सेक्शन 30 पढ़ा था तो उसमें था कि पंजीयन का निरस्तीकरण होता है, वहां से 30 दिन के भीतर उसे रिवोकेशन का एप्लीकेशन फाइल करना है। और इसमें जब 30 दिन की गणना हो रही थी तो उसमें वो दिन भी शामिल हो रहा था जिस दिन उनका पंजीयन कैंसिल हुआ था। तो सर उसी कंसेप्ट से इस 15 दिन की कैलकुलेशन होनी है। 15 दिन की कैलकुलेशन मैंने बता दिया। अगर 20 अप्रैल है तो सर 20 तारीख भी काउंट होगी? नहीं होगी ना। 20 अप्रैल है तो 20 अप्रैल तक तो वो दाखिल कर ही सकता है। इंटरेस्ट कहाँ से शुरू होना है? इंटरेस्ट 21 अप्रैल से शुरू होना है। तो मैंने तो इसीलिए आपको डेट भी बता दी कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक। तो नेक्स्ट डे से शुरू होना है, नेक्स्ट डे काउंट होना है। ठीक है, अब बात आती है ये जो 5 करोड़ से कम है और क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं GSTR 3B और मंथली उनको PMT 06 से देना पड़ता है। तो जो मार्च 21 है उसके लिए तो उसको जनवरी फरवरी मार्च का 3B दाखिल किया होगा, तो वहां सिर्फ मार्च के लिए छूट है। मार्च का 3B कब दाखिल करना था उसको, उसके लिए अलग अलग डेट है। कुछ स्टेट में 22 है, कुछ स्टेट में 24 है। तो जिस स्टेट में 22 है वहाँ 15 दिन 23 तारीख से काउंट होंगे, 23 अप्रैल से, और जिन स्टेट में 24 है वहाँ 15 दिन 25 अप्रैल से काउंट होंगे। और तो पहले 15 दिन नील, बाद के 15 दिन फिर 9% और उसके बाद नेक्स्ट 15%। जो PMT 6 जारी कर रहे हैं अप्रैल का, उनके लिए 25 मई की डेट है। 25 मई के बाद जो 35% और 100% जमा करने का फिक्स सम है, उसमें जब 3B भरेगा तब ये उस पर अगर ज़्यादा बन रहा है तो टैक्स नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो 25 के बाद जमा करता है उसको तो इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए वहाँ भी छूट है फिक्स सम में 15 दिन नील की और 15 दिन 9% की। और जो वैसे जमा कर रहे हैं क्रेडिट को एडजस्ट कर करके PMT 6 जारी कर रहे हैं, वहाँ भी 15 दिन की नील और 15 दिन के बाद 9% और उसके बाद 18%। और जो टैक्स वो हैं CMP 08, उन्होंने केवल एंडिंग मार्च 21 का लाभ दिया है। 18 अप्रैल उनकी डेट थी। 18 अप्रैल के बाद 19 अप्रैल से 3 मई तक कोई नहीं लगेगा। 4 मई से 18 मई तक 9% लगेगा और उसके बाद 18% लगेगा। मेरे विचार से कोई क्वेश्चन इसमें बाकी नहीं रहा होगा इस नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में नहीं है, बस वैसे ही है सर कि सेक्शन 128 से सरकार को पावर देता है लेट फीस को वेव करने का, लेकिन सर इंटरेस्ट को वेव करने का पावर किस सेक्शन से आता है? 50(1) में बताया ना। ये नोटिफिकेशन जब शुरू किया था मैंने तभी कह दिया था कि नोटिफिकेशन 50(1) में जारी किया है। और जो अगला नोटिफिकेशन है जिसकी आप बात कर रहे हैं 9 नंबर का, वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। शुरुआत ही कह दिया कि सेक्शन 128 की पावर का इस्तेमाल करें। ठीक है सर। वैसे सर 50(1) में दिख नहीं रहा कि सरकार को पावर है वेवर करने के इंटरेस्ट इंटरेस्ट की पावर तो अगर नहीं भी लिखा है तो भी वेवर की पावर है सर। अगर नहीं भी लिखा है तो भी वेवर की पावर है। सरकार जिस पे चाहे टैक्स छोड़ दे, जिस पे चाहे इंटरेस्ट छोड़ दे। ये नोटिफिकेशन नंबर 9 128 की पावर के साथ जारी किया है। इसमें लिखा है वेवर, यानी वेवर किसको मिला है। अब पहला देखते हैं, टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़। तो जिसकी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा थी, उसके लिए क्या किया इन्होंने, 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, 15 दिन जो ड्यू डेट की होगी
उसकी रिटर्न फाइल करने से 15 दिन तक का जो लेट फी होगा वो वेव कर दिया। यानी 15 दिन का मतलब क्या है, मार्च की कब करनी थी उसको, GSTR 3B मार्च की कब करनी थी, 20 अप्रैल को, इसलिए 21 अप्रैल से 5 मई तक का जो लेट फी है वो वेव कर दिया। और अप्रैल का कब करना था, 20 मई को, तो 21 मई से लेकर के और 4 जून तक का कोई लेट फी नहीं लगेगी अगर उसकी 5 करोड़ से ज़्यादा है। अब शांतनु जी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 15 दिन तक 9% की छूट है, तो लेट फी माफ कर दी है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आगे बात आई 5 करोड़ से जो कम है, अब उनकी जो 5 करोड़ से कम है उनके लिए वही दोनों शर्तें दी हुई हैं यहाँ। पहली शर्त वो है कि जिनको 5 करोड़ से ऊपर हैं और जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं सेक्शन 39(1) में, यानी मंथली कर रहे हैं, तो जो मंथली कर रहे हैं उनको 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, यहाँ भी 5 किसकी, मार्च का कब है डेट उनके लिए, मार्च की 3B दाखिल करने का कब है, नहीं है, 5 करोड़ से कम उनके लिए 22 है जिन्होंने QRMP स्कीम ऑप्ट कर रखी है। जिन्होंने मंथली दाखिल करना है उनके लिए 20 ही है। इस बात को क्लियर कर लें कि जो 5 करोड़ से कम भी हैं लेकिन अगर वो ऑप्ट कर रहे हैं मंथली, तो उनके लिए वो जो डेट है वो नेक्स्ट मंथ की 20 ही है। जिन्होंने QRMP स्कीम ऑप्ट की हुई है, क्वार्टरली 3B फाइल करना है जिनको, उनके लिए जो डेट है वो 22 और 24 है। और अगर वो उसको करते हैं PMT 06 को, तो उसकी 25 है। क्लियर हो गई बात? मैं अपनी बात क्लियर कर पाया? तो जिनकी 5 करोड़ से कम है जो मंथली कर रहे हैं, उनकी मार्च की GSTR 3B 20 अप्रैल तक और अप्रैल की 20 मई तक दाखिल करनी थी। यहाँ इनको फायदा ये दे दिया कि पहले वालों की जो 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए 15 दिन की छूट है, लेट फी 15 दिन के लिए कोई लेट फी नहीं देनी। इनको 1 महीने का टाइम दे दिया था, सॉरी 1 महीने का नहीं, 30 डेज का टाइम दे दिया। यानी जो 20 अप्रैल की है, 21 अप्रैल से और 20 मई तक कोई लेट फी नहीं लगेगी, और उधर 21 मई से और 19 जून तक कोई लेट फी नहीं लगेगी मई के लिए, अप्रैल का जो 20 मई को दाखिल करना है। क्लियर हो गया? मैं अपनी बात क्लियर कर पाया? जी सर, क्लियर हो गया सर। अब जो उनके प्रोविजो में है, यानी प्रोविजो का मतलब यह है कि जिनको क्वार्टरली फाइल करना है 3B, तो वो ये कह रहे हैं टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ और हु आर लायबल टू फर्निश द रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39(1), जिनको 3B क्वार्टरली फाइल करना है, तो उनको पहले क्वार्टर का जनवरी फरवरी मार्च के लिए 30 डेज जो ड्यू डेट्स है उसकी छूट दे दी। उनके लिए जो 30 डेज है 3B दाखिल करने की, जनवरी फरवरी मार्च की, उनकी ड्यू डेट कब है? 22 और 24। तो जिनकी 22 है उनको 23 अप्रैल से लेकर 22 मार्च तक दे दी छूट, और जिनकी 24 है उनको 25 अप्रैल से लेकर 24 मई तक कोई लेट फी नहीं दाखिल करनी होगी। अब क्वेश्चन है मेरा, क्या PMT 6 के लिए छूट दी है इसमें? अप्रैल तो लिखा नहीं है यहाँ, है? अच्छा, CMP 08 के लिए, उसके लिए भी लेट फी से लगती है। राइट। क्या नाम आपका है? सर रविंद्र सनोदिया। हाँ सनोदिया जी, बिल्कुल सही जवाब है। PMT 06 और CMP 08 रिटर्न नहीं है, इसलिए उनके लेट फी नहीं लगती है, इसलिए कोई ज़रूरत उनको लेनी नहीं थी। चलिए अब ये बताइए कि जो ब्याज का था नोटिफिकेशन नंबर 1 जारी किया है IGST में भी, लेकिन लेट फी का नोटिफिकेशन IGST में जारी नहीं किया, जरूरत थी क्या? हैं?
क्यों? जब ब्याज के लिए जारी किया है नोटिफिकेशन नंबर 1 तो इसके लिए क्यों नहीं जारी थी, जरूरत थी लेट फी के लिए? और लेट फी का स्टेट गवर्नमेंट के लिए लगती है उनमें। और कोई बताइए। सर फीस तो 3B पे है, 3B तो कॉमन है दोनों की, SGST चाहे CGST चाहे IGST। अच्छा, तो होना चाहिए था नोटिफिकेशन। बताइए नोटिफिकेशन है? नहीं होना चाहिए सर। नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। नहीं सर, पहले भी सर लेट भरते हैं तो केवल CGST SGST में ही लगता लेट फीस। ऐसा है, IGST का जो सेक्शन 20 है उसमें लिखा है कि लेट फी के लिए, IGST के लिए लेट फी अप्लाई नहीं है। तो जहां लेट फी अप्लाई नहीं है उन्हें नोटिफिकेशन में छूट देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, अगला नोटिफिकेशन नंबर 10। यहां लेट फी और इंटरेस्ट के बारे में क्लियर हो गई स्थिति? सर किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 10 जो है इन्होंने GSTR 4 के लिए जारी किया। ये बताइए कि 2021 के लिए ये GSTR 4 कब तक दाखिल करना था? 30 अप्रैल तक। इसको बढ़ा करके एक मंथ की छूट दे दी है और 31 मई तक दाखिल किया जा सकता है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन इन्होंने 30 अप्रैल से लागू किया है, जारी किया 1 मई को, लागू किया 30 अप्रैल से। 11 नंबर पर आ जाओ। ITC 04। ITC 04 जनवरी फरवरी मार्च के लिए कब तक दाखिल करना होता है? ये ITC 04 होता क्या है? जॉब वर्क के लिए जो सामान भेजते हैं वो उसकी एंट्री करता है। जॉब वर्कर कितना माल भेजा जॉब वर्क पर, कितना माल आया, उसकी डिटेल उसमें होती है। तो जनवरी फरवरी मार्च के लिए ड्यू डेट थी 25 अप्रैल। कौन सी डेट थी? कौन सी डेट थी? 25 अप्रैल थी, उसको बढ़ा करके 31 मई कर दिया। नोटिफिकेशन नंबर 12। सर ITC 04 पे क्या लेट भरने पे लेट फीस लगती है? नहीं, पेनल्टी तो लगा सकते हैं ना आप। ITC 04 रिटर्न नहीं है, अगर उसने टाइम से नहीं भरा तो आप पेनल्टी लगा सकते हैं ना? लगा सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। हाँ सर, हैं? लगा सकते हैं। कंट्रावेंशन ऑफ लॉ की पेनल्टी लग सकती है। हाँ, यस। तो उन्होंने 31 मई का टाइम बढ़ा दिया कि भाई 31 मई तक दाखिल कर दो, तो आप पेनल्टी मत लगाना उसका। नोटिफिकेशन नंबर 12, ये GSTR 1 के लिए लिखा है। GSTR 1 के लिए क्या लिखा है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1 of the said rule for the registered person required to furnish return under subsection 1 of 39 of the said act for the tax period April 2021 shall be extended till 26th day of month succeeding the said period। ये बताइए अप्रैल 21 का GSTR 1 कब भरना था? कब तक भरना था? 11 मई तक। ये क्वार्टरली GSTR 1 की बात नहीं कर रहा, ये केवल अप्रैल 21 के GSTR की बात कर रहा है जो 11 मई तक भरना था। उसकी डेट बढ़ा करके इन्होंने 26 मई कर दी, 15 दिन और बढ़ा दी हैं। मार्च का GSTR 1 कब भरना था? 11 अप्रैल को भरना था, और लेकिन उसकी डेट नहीं बढ़ाई। क्वार्टरली जनवरी से मार्च तक का कब भरना था? 13 अप्रैल तक भरना था, उसकी डेट भी नहीं बढ़ाई। यानी कि GSTR 1 की डेट बढ़ा करके 11 मई से 26 मई कर दी केवल अप्रैल के लिए। अब ये बताइए कि ये डेट बढ़ाई है तो क्या इस GSTR 1 पे जो लेट फी लगती थी, GSTR 1 पे लेट फी लगती थी कि नहीं?
और बताइए कोई। लगना चाहिए सर, लेकिन लगना नहीं है। पिछले बैच में जो हमारे थे उनको हमने क्या बताया था? लगेगी सर। हमने ये बताया था कि उसमें आपकी जिम्मेदारी है, आप वसूलिए, लगेगी। लेकिन यहाँ अगर वो 11 मई के बाद 20 मई को जमा करता है तो लगेगी कि नहीं लगेगी? ये क्या मेरी स्टेटमेंट है कि कोई लायबिलिटी में पेमेंट नहीं होता है? नहीं, स्टेटमेंट है तो क्या 37 में जो स्टेटमेंट है उस पर लेट फी नहीं है? अब क्यों कर रहा है सर? ये डेट एक्सटेंड कर दिए तो लेट फी। राइट, नवीन जी बोल रहे हैं ना? जी सर। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि डेट एक्सटेंड कर दी, ड्यू डेट ही बढ़ा दी। तो जो ड्यू डेट बढ़ा दी तो लेट फी की जरूरत नहीं है। सर 2B में प्रभाव पड़ेगा सर इससे? हैं? अभी 2B का प्रभाव अगले नोटिफिकेशन से बताते हैं। अगले नोटिफिकेशन नहीं, 2B का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा, अभी हम अगले नोटिफिकेशन पे चर्चा करेंगे तो 2B की भी चर्चा करेंगे, तब फिर बताते हैं। 2B की चर्चा करते हैं तब बताते हैं। अगला नोटिफिकेशन है 13 नंबर का। इसमें रूल में चेंज किए गए हैं 2। एक रूल 36(4) में चेंज किया गया है। कोई बताइए 36(4) क्या कहता है? 2B में जो लिख रहा है सर, उसका 5% तक ले सकते 105% तक ले सकते हैं, है ना? तो इन्होंने ये चेंज किया, अभी 2B की चर्चा होगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच कंडीशन शैल अप्लाई क्यूमुलेटिवली फॉर द पीरियड अप्रैल एंड मई 21 एंड द रिटर्न इन फॉर्म 3B फॉर द टैक्स पीरियड मई 21 शैल बी फर्निश्ड विद द क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द सैड मंथ इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन अबव। यानी उन्होंने ये कह दिया कि आप अप्रैल और मई की दोनों एक साथ कर सकते हैं क्यूमुलेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उदाहरण से समझते हैं। मान लिया अप्रैल में 2B में 200 रुपये दिख रहे हैं, तो हम अप्रैल में कितने ले सकते थे? 210। मई में 300 रुपये दिख रहे हैं मान लिया, तो कितना ले सकते हैं? 315। दोनों का जोड़ 210 और 315 कितना हो गया? 525। तो उसने कहा कि आप दोनों महीने का 525 ले सकते हैं क्यूमुलेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अप्रैल का भर रहे हैं तो आप जो एक्चुअली क्लेम कर सकते हैं जो आपके अकाउंट बुक्स में है, जैसे कि GST जो पहला रूल है उसके हिसाब से 200 का अप्रैल का 210 ले सकते थे, लेकिन हमारी बुक्स में 315 दिखाई दे रहा, हमने 315 ले लिया, कोई रोक नहीं। लेकिन जब हम मई का भर रहे हैं तो अप्रैल और मई दोनों का जोड़ के हम 525 ले सकते हैं। तो 525 में 315 घटा के 210 बचे, तो हम मई में 210 लेंगे। ये कैलकुलेशन दोबारा समझाओ क्यों? फिर क्या उदाहरण से ही समझेंगे आप इसे। अप्रैल में 200 दिख रहा है 2B में, हम ले सकते हैं 210। मई में 300 दिख रहा है, हम ले सकते हैं 315। दोनों महीनों का जोड़ कितना ले सकते हैं? 525। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। दोनों महीनों का कितना ले सकते हैं? 525। तो वो ये कह रहे हैं कि आपको क्यूमुलेटिव ले सकते हैं आप, यानी अप्रैल में आपको छूट है कि आप अपने बुक्स में जो दिखाई दे रहा है वो 210 से भले ही ज़्यादा हो, आप उसे क्लेम कर सकते हैं। यानी हमने अप्रैल में यदि 315 क्लेम कर लिया, ड्यू हमारा 210 था, तो हम 315 क्लेम कर सकते हैं जो हमारा अकाउंट बुक्स में दिख रहा है। लेकिन जब हम मई का भरेंगे तो हमारा 525 में 310 जाके 315 जाके कितना बच रहा है? 210। तो हम मई में 210 ही ले सकते हैं। यदि हम इसे दूसरा उदाहरण करें कि अप्रैल में हमने 350 ले लिया, हमारे बुक्स में 350 दिख रहा, और अप्रैल और मई में जुड़ के लेना हमें 525, तो कितना बाकी बचा? 175 रुपये ना? हाँ, तो मई में हम 175 रुपये लेंगे। ये बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सब लोगों की समझ में आ गई?
अप्रैल में हम नोटिस ये नहीं देंगे किसी को कि आपका 200 दिख रहा था, आप 210 ले सकते थे, आपने 350 क्यों ले लिया। जब वो अप्रैल और मई का जोड़ ज्यादा ले लेगा, अप्रैल और मई में जो टू में दिखाई दे रहा है उसके 5% से ज्यादा, तब आप नोटिस दे सकते हैं। मैं अपनी बात क्लियर कर पाया? इसका दूसरा पार्ट रूल 59(2) में अमेंडमेंट किया है इन्होंने कहा प्रोवाइडेड दैट ए रजिस्टर्ड पर्सन में फर्निश सच डिटेल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 21 यूजिंग IFF फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द 28 मई 2021। यहाँ हम 3B की बात करेंगे, जो क्वेश्चन था उनका। ये बताइए कि अप्रैल मंथ का 2021 जिन्होंने क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट का ऑप्शन लिया हुआ है और जो IFF फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जमा कर रहे हैं वो रिटर्न इनवॉइस फाइल करना चाह रहे हैं, उसके लिए कौन सी डेट से कौन सी डेट तक फाइल करते हैं वो अप्रैल का? 1 मई से लेकर के 13 मई तक। अप्रैल 21 का 1 मई से लेकर के 13 मई तक इन्होंने उसमें 15 दिन बढ़ा दिए, 1 मई से लेकर के, और 13 मई के बजाय कर दिया 28 मई। ठीक है। अब वो क्वेश्चन आता है जो हमारे किसी फ्रेंड ने पूछा था, हमारे किसी मेंबर ने पूछा था, जब GSTR 1 की डेट बढ़ाई थी, अब यहाँ IFF की डेट बढ़ाई है। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई बताए GSTR 2B कौन सी डेट को फ्रीज हो जाता है, कौन सी डेट तक का वो कैप्चर करता है, जनरेट करता है, कौन सी डेट में? 13 तारीख की रात को करता है। तो 13 तारीख की जो रात को करता है उसमें 2 फिगर आती हैं, GSTR 1 की 11 तारीख तक की और IFF की 13 तारीख तक की, यही आती है ना? ठीक है। अब दोनों की डेट बढ़ा दी, उसकी कर दी 26 मई और इसकी कर दी 28 मई हैं। अब बताइए कब जनरेट होगा और कौन सी फिगर उसमें आएंगी? 28 को जनरेट होगा, लेकिन 26 की आएगी GSTR 1 की और IFF की 28 की आएगी। आनी चाहिए। आपका आंसर बिल्कुल 100% है, आनी चाहिए। यानी वो जनरेट होगा 28 को और उसमें ये फिगर 26 और 28 की आनी चाहिए। तो ये पोर्टल पे अभी नहीं है और मेरे विचार से पोर्टल इसको बनाएगा, तैयार करेगा। सवाल का जवाब मिल गया? जो सवाल था उसका जवाब मिल गया। यहां तक के नोटिफिकेशन समझ में आ गए? फिर लास्ट नोटिफिकेशन पे आऊं मैं। यहां तक के नोटिफिकेशन समझ में आ गए? सर उसको एक बार बता देते। इसमें ये बताया कि रूल 36(4) में ये की है व्यवस्था कि वो अब अप्रैल और मई का क्यूमुलेटिव ले सकते हैं। 59(2) वाला ये हो गया कि जो IFF फैसिलिटी ले रहे हैं अप्रैल 21 की, उसकी ड्यू डेट 1 मई से 13 मई तक थी। IFF फैसिलिटी में इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, वो टैक्स पेयर जिसने QRMP स्कीम ऑप्ट कर रखी है, सामने वाले को ITC मिल जाए, इसलिए फैसिलिटी दे दी कि वो IFF स्कीम का ऑप्शन ले सकता है। 50 लाख तक की इनवॉइस वो फाइल कर सकता है। तो 1 मई से 13 मई तक करनी थी उसको अप्रैल की, वो डेट बढ़ा करके कर दी 28। तो 2 बातें हुई, इधर तो कर दी इसकी 28 और उधर GSTR 1 की कर दी 26। पहले वो 11 थी और ये 13 थी। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या रेसिपिएंट के लिए अगर उसने ये कह दिया कि GSTR 2B केवल 13 तारीख की रात को फ्रीज हो जाएगा, तो फिर तो ना उसमें GSTR 1 की डिटेल आई और ना IFF की डिटेल आई, अगर वो बाद में भरते हैं तो 13 के। तो छूट देने का क्या फ़ायदा हुआ? तो छूट देने के फ़ायदे का मतलब ये है कि अब इनको GSTR 2B 28 तारीख की रात को 12 बजे जनरेट करना चाहिए और उसमें 26 तारीख तक की GSTR 1 की डिटेल और 28 तारीख तक की IFF की डिटेल होनी चाहिए। ये मैं अपनी बात क्लियर कर पाया? ठीक सर। लास्ट नोटिफिकेशन 14 नंबर का
आपको याद होगा कि पिछली बार एक नोटिफिकेशन इन्होंने 35 नंबर का जारी किया था और एक 55 का जारी किया था, याद है? नहीं याद है? वो ऑफिसर्स के लिए टाइम बढ़ाया था उन्होंने, ऑफिसर्स के लिए और टैक्स पेयर्स दोनों के लिए, दोनों को सुविधा दी थी। लेकिन उसमें मैंने ये देखा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे नोटिस थे जो उसी पीरियड में लोगों ने जारी कर दिए। 31 अगस्त था 55 में, पहले 30 जून था, बाद में इन्होंने 55 नंबर का नोटिफिकेशन करके 31 जून कर दिया था, 31 अगस्त 2020। और मैंने बहुत सारे वो देखे जिनमें 31 अगस्त 20 से पहले ही वो सेक्शन 73, 74 के लिए वो मांग रहे थे जवाब। चलिए तो देखिए नोटिफिकेशन नंबर 14 क्या कह रहा है। ये स्पेशल पावर दी गई है गवर्नमेंट को 168A में, उसी की पावर का इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसको पढ़ते हैं। वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी पर्सन, यानी कोई टाइम कंप्लीशन के लिए दिया हुआ है जिस पे एक्शन लेना है अधिकारी को, या कोई कंप्लायंस है जिस पे एक्शन लेना है एनी पर्सन को। हैज बीन स्पेसिफाइड इन और प्रेस्क्राइब्ड और नोटिफाइड अंडर द सैड एक्ट विच फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द 15th day of April 21 to the 30th May 21, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then the time limit of completion or compliance of such action shall be extended up to 31 May, including the purpose of। वो ये कह रहे हैं कि यदि कोई कंप्लीशन या कोई कंप्लायंस जिसकी डेट 15 अप्रैल 2021 और 31 मई 2021 के बीच पड़ती है, और अगर वो कंप्लायंस या कंप्लीशन नहीं हुआ है इस बीच का पीरियड में, इस बीच के पीरियड में, तो उसको 31 मई तक कर सकते हैं। अब क्या क्या है? कंप्लायंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग एनी ऑर्डर और इश्यूएंस ऑफ एनी नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन, अप्रूवल और सच अदर एक्शन बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड बाय एनी अथॉरिटी, कमीशन और ट्रिब्यूनल बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट स्टेटेड अबव। यानी ये अधिकारियों के लिए है कि अगर कंप्लीशन किसी भी प्रोसीडिंग का हो, चाहे ऑर्डर पारित करना हो, नोटिस देना हो, इंटीमेशन देना हो, नोटिफिकेशन, सैंक्शन या अप्रूवल हो, उसके लिए। और टैक्स पेयर के लिए क्या है, पर्सन के लिए क्या है? फाइलिंग ऑफ एनी अपील, रिप्लाई टू एप्लीकेशन और फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट और सच अदर ऑर्डर रिकॉर्ड बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट स्टेटेड अबव। यानी एक्ट में जो भी उसको कंप्लायंस करनी थी वो, या अधिकारी को कोई कंप्लीशन करना था वो, ये दोनों अगर 15 अप्रैल और 31 मई के बीच होना था तो उनकी डेट बढ़ा करके वो 31 मई तक कर सकते हैं, अगर 15 अप्रैल और 30 मई के बीच है तो। ये बात मैं क्लियर कर पाया पहले? ये बात क्लियर हुई? एक क्वेश्चन ये था, हाँ 15 अप्रैल से 30 मई जिनकी डेट है, हाँ उनकी डेट उठा के 21 मई कर दी है। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 अप्रैल से 30 मई के बीच में जिनकी डेट 16 अप्रैल को खत्म हो रही हो, तो प्रॉपर ऑफिसर के पास समय है कि वो 16 अप्रैल से 31 मई के बीच में कभी भी उस डेट पर कर सकता है। उसके लिए 15 तारीख डेट खत्म होनी नहीं मानी जाएगी। हाँ, और इसी तरह कंप्लायंस के लिए है कि अगर टैक्स पेयर को आपने नोटिस दिया है और कहा है कि भाई 16 अप्रैल को दाखिल कर देना जवाब, और उसने दाखिल नहीं किया, तो वो 31 मई तक दाखिल कर सकता है। तो 31 मई सर आखिरी डेट है, मतलब आखिरी ऐसा डेट, नहीं हो हाँ। सकता 31 मई से गणना शुरू होगी 30 दिन के। नहीं 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 नहीं, ना ना ना, आखिरी डेट 31 मई। लेकिन इसमें कुछ शर्तें दी हुई। हाँ बताइए। हाँ 129 पर लागू नहीं होगी, अभी पूरा पढ़ लेना, अभी बता देते हैं ना किस चीज पर लागू नहीं हो रही। But such extension of time shall not be applicable for the compliance of the following provision। नीचे के लिए अप्लाई नहीं है, किसके लिए? चैप्टर 4 के लिए, जिसमें टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई दी हुई है। सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10
उसके लिए अप्लाई नहीं है कि कंपोजिशन स्कीम आपकी ख़त्म हो गई, आपका 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो आपको बाहर नहीं कर सकते। सेक्शन 25 के लिए नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। 27 जो कैजुअल NRTP का रजिस्ट्रेशन है उनके लिए नहीं है। 31 जो टैक्स इनवाइस है उनके लिए नहीं है। 37 GSTR1 के लिए नहीं है। इससे पहले थर्ड पढ़ लें, सेक्शन 39 एक्सेप्ट सब सेक्शन 345। सेक्शन 345 क्या है? TDS के लिए है 3, ISD के लिए है 13, वो ISD के लिए है और NRTP के लिए है। इनके लिए छोड़ करके बाकी अगर GSTR 3B के लिए करना है तो उनको अलग से नोटिफिकेशन उस पर लागू नहीं है 39 पे, इन पे लागू है। इन पे लागू होने का मतलब ये है कि जो TDS है वो वाले को रिटर्न भरनी है 10 तारीख तक, जो ISD है उसको रिटर्न भरनी है 13 तारीख तक, जो NRTP है उनको रिटर्न भरनी है 20 तारीख तक। उनके लिए ये छूट है। इस छूट का मतलब ये हुआ कि जो मार्च की थी वो तो TDS 10 अप्रैल को भरना था, ISD 13 अप्रैल को भरना था। इसका मतलब मार्च के लिए तो उनको भरना ही था। NRTP को 20 मार्च को भरना था, 20 अप्रैल को भरना था। 15 अप्रैल से इसको लागू कर दिया। इसका मतलब NRTP मार्च की रिटर्न या अप्रैल की रिटर्न जो उसको 20 मई तक भरनी है वो 31 मई तक भर सकता है। और जो TDS और ISD हैं वो अप्रैल की रिटर्न जो उनको 10 मई और 13 मई को भरनी है वो 31 मई तक भर सकते हैं। इनको छूट है। इनके अलावा GSTR1 37 में जो आते हैं GSTR1 उनको छूट नहीं है। उनको अगर छूट देनी होगी तो गवर्नमेंट ने अलग नोटिफिकेशन किए हैं। 39 में जो GSTR 3B है वो उसके लिए यहाँ छूट नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट अलग नोटिफिकेशन कर रही है। सेक्शन 47 लेट फी के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग नोटिफिकेशन किया है। सेक्शन 50 इंटरेस्ट के लिए अलग से नोटिफिकेशन किया है, उसमें कोई छूट नहीं है। सेक्शन 69 अरेस्ट के लिए कोई छूट नहीं है, आप अरेस्ट कर सकते हैं। 90 लायबिलिटी टू पार्टनर को लायबिलिटी पे करते हैं उसके लिए छूट नहीं है। 122 पेनल्टी के लिए कोई छूट नहीं है, आप लगा सकते हैं। 129 में अभी बात हो रही थी, MOV 6 जारी कर रखा है तो 129 के लिए छूट नहीं है, उसको उस पीरियड में जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आगे 2 और हैं वो पढ़ लें। सेक्शन 68 इन सो फार एज ई वे बिल इज कंसर्न, ई वे बिल है जारी करना पड़ेगा उसको। रूल्स मेड अंडर द प्रोविजन स्पेसिफाइड क्लोज A to D, इनके जो A से D तक दिए हुए हैं इनके रूल के लिए भी ये अप्लाई होगा। यहाँ तक बताइए कोई। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, MOV मैंने जारी कर रखा है वो 129 की प्रोसेस चल रही है, इसमें 129 को तो मैं बाहर कर रखा है। हाँ MOV के 14 डेज तक पेमेंट नहीं करने पर 130 चालू हो जाता है। हाँ सर 130 को भी इसमें बाहर कर रखा है। नहीं, 130 बाहर नहीं है। तो क्या सर वो कॉन्फिस्केट होगी या नहीं होगी? नहीं, 130 कॉन्फिस्केट नहीं होगा। MOV के 14 डेज बाद 130 देखिए, मैं अभी ये कह रहा था 73 इसमें लिखा नहीं है, 74 इसमें लिखा नहीं है, 130 इसमें लिखा नहीं है। ये कार्रवाई आप करेंगे अगर मान लिया और उसकी कंप्लायंस के लिए आपने उसे नोटिस दिया 15 अप्रैल या 30 मई के बीच, तो वो फिर जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है आपको। 31 तारीख से पहले आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, वो 31 तारीख तक जवाब दे सकता है, 31 मई तक। इसका मतलब सर 130 की जो प्रोसेस है वो 31 से पहले स्टार्ट नहीं हो सकती। नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन आप उससे जो कंप्लायंस है, उसे जो जवाब देना है आपको, वो आप 31 मई से पहले उसे कन्फिस्केट नहीं कर सकते। वो जवाब 31 मई तक दे सकता है, उसको छूट दी गई है, वो अपना जवाब आपके सामने 31 मई तक फाइल कर सकता है। सर क्वेश्चन है कि 14 अप्रैल को एक रिफंड का एप्लीकेशन आया ऑनलाइन। अभी रिफंड देखिए, 2 चीज़ें और छूट गई, 2 चीज़ें भी और नीचे हैं, इसमें क्लियर कर लें। जब रिफंड की बात आई तो रिफंड का नीचे दिया हुआ उसे भी क्लियर करना है ना, उसके बाद फिर क्वेश्चन हम आमंत्रित करेंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन अंडर रूल 9 फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 मई से 31 मई के बीच, एंड वेयर कंप्लीशन ऑफ सच एक्शन हैज नॉट बीन मेड विद इन सच टाइम, देन द टाइम लिमिट for completion of such action shall be extended up to 15 days of
जून 21। अगर कोई रूल 9 की कार्रवाई है और उसकी जो कार्रवाई है वो आपको 21 मई मई 2021 का फर्स्ट डे से लेकर के और 31 मई तक पड़ती है, तो वो आप 15 जून तक कर सकते हैं। और यही रजिस्ट्रेशन के लिए रूल 9 रजिस्ट्रेशन का है, यही रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है टैक्स पेयर के लिए। ऑथोरिटी भी और टैक्स पेयर भी दोनों उसको 15 जून 2021 तक कर सकते हैं अगर कोई 1 मई से 31 मई के बीच पड़ती है डेट। ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन के बारे में। एक रिफंड के बारे में भी प्रोविजो है। इन केस वेयर ए नोटिस हैज बीन इशूड फॉर रिजेक्शन ऑफ रिफंड क्लेम। रिजेक्शन का नोटिस रिफंड क्लेम का कौन सा है? RFD 08 इन फुल और इन पार्ट and where the time limit for issuance of order in term of the provision of subsection 5 or subsection 7 falls during the period of 15th day April 21 to 30th day of May 21. In such case, the time limit for issuance of the said order shall be extended to 15 days after the receipt of the reply to the notice from the registered person of 31st May 21 whichever is later. यानी अगर वो डेट 15 अप्रैल से 30 मई के बीच पड़ती है तो अब इसके बीच चूंकि जवाब वाले के लिए भी छूट दी हुई है उसे, ऊपर जो है यहाँ 54 तो है नहीं, तो अगर वो जवाब लेट देता है तो उस डेट से 15 दिन या 31 मई इसमें जो भी बाद में होगा आप ऑर्डर पारित कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आपका। सर मैं 14 अप्रैल को उसका रिफंड एप्लीकेशन था और उसको RFD 08 मैंने दिया 26 अप्रैल को। आपने उसका 14 अप्रैल का था और आपने उसको 26 अप्रैल का को RFD 8 जारी कर दिया। ठीक है, अब 26 अप्रैल से आपने 15 दिन का उसे टाइम दिया होगा, तो कितने हो गए? 11 मई। तो 30 मई तक वेट करना पड़ेगा। हाँ, 31 मई तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है सर, 31 मई तक वो अपना रिप्लाई दे सकता है और फिर आप जो है उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। और बताइए कोई। हाँ यस सर, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या था सर इसमें? अगर कोई कंप्लायंस 1 मई से 31 मई तक है तो उसके लिए दोनों को टाइम 15 जून तक का दे दिया है, अधिकारी को भी और पर्सन को भी। इसीलिए रजिस्ट्रेशन अगर फाइल किया उसके लिए भी सर रूल 9 में एप्लीकेशन ही फाइल करता है। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जो कार्रवाई आप करेंगे उस पर, तो उसके लिए 1 मई से लेकर के 31 मई के बीच अगर पड़ती है कार्रवाई की डेट, तो उसके लिए डेट बढ़ा के इन्होंने 15 जून कर दिया। तो सर इसके लिए पोर्टल पे चेंज करना पड़ेगा सर? हाँ, पोर्टल पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, ये पोर्टल पे चेंज होंगे। तो ये बताइए, अब तक का कोई क्वेश्चन हो तो फिर नहीं 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर हम आपको दूसरा वो करते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन? चलिए, कोई क्वेश्चन है तो बाद में भी हम आपका लेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन जो मैंने बताए वो आपको लगभग मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे। हम 5 मिनट के ब्रेक के बाद